नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रज्ञा सिंह और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दोस्तों, वक्त से लड़कर जो अपना तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपना नसीब बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचना, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। सही बात है प्रज्ञा की, जो वक्त से लड़ता है वही विजेता कहलाता है। और आपको अगर उपलब्धि पानी है तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो आपके सामने आती है। जो लड़ता है वही विजेता है और जो लड़के एक उपलब्धि को छूता है वही विजेता कहलाता है। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है इन अच्छे विचारों से। और प्रज्ञा, तूने बहुत सही बात कही है कि आपको लड़ना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए, आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, तब जाके जो सफलता मिलती है, उन सफलताओं की जो खुशी है शायद वो आप जब महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप की जो मेहनत है पीछे वो कितनी सार्थक रही है। बिल्कुल ऋचा, और जो आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, वो भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है और उनसे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा से अनमोल वचन के साथ करते हैं, तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज हिमांशु शंकर त्रिवेदी जी आईपीएस हैं, वो जमुई के, और बहुत सारी उपलब्धि हैं उनकी। प्रज्ञा, वो हम इन पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, कि वो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं, वो डीआरडीओ में सेलेक्ट भी हो चुके हैं और फ्लाइंग कोर्स भी उन्होंने कर रखा है। तो आज हम इन्हीं शख्सियत से मिलना चाहेंगे और आपको रूबरू कराना चाहेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, उनसे हम क्या कुछ सीख सकते हैं। और कभी हिम्मत ना हारें, क्योंकि शिक्षा का कोई एक दायरा नहीं होता है। जब आप हमेशा आपको शिक्षा का अगर आप दायरा बढ़ाते हैं तो आप उपलब्धियों के नए शिखर पे पहुंचते हैं। बिल्कुल ऋचा, तो मिलकर उनका स्वागत करते हैं विलंब ना करते हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आप जो है उपलब्धियों से आपकी जो है एक माला बनी हुई है। आप डीआरडीओ में सेलेक्ट भी हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे आप डीओ में, और अभी जमुई में भी कार्यरत हैं। सर, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में, क्योंकि नींव तो बचपन से ही डलती है। जी, बचपन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी आज की मेरी उपलब्धियाँ हैं या हमें जितनी भी क्षमताएं विकसित होती हैं, ये बचपन में अगर हमने अपने बड़ों की हमें अगर सेवा करने का मौका मिलता है तो उसके माध्यम से हमें अपने बड़ों के जो संस्कार हैं या उनकी जो प्रेरणा है वो हमें मिलती हैं। हमें लगता है कि हमारी उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा, बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से कहना चाहूँगा, ये केवल भावुक बात नहीं है, कि अगर हम किसी की सेवा में लगते हैं और उससे जो हमें प्रेरणा मिलती है वो हमारी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देती है। बचपन मेरे साथ ऐसा रहा कि मैं छोटे में, मेरा गांव रायबरेली में है और वहाँ गेगासो मेरा गांव है, तो संयोग ऐसा रहा कि मैं अपनी दादी के पास मुझे अकेले रहना पड़ा, क्योंकि बचपन में मेरी मम्मी को मेरे भैया के इलाज के लिए बाहर जाना पड़ा। और मेरी दादी उस समय 75 साल की थी, मैं 4-5 साल का था, तो उनके साथ मुझे 2-3 साल अकेले रहना पड़ा, उनकी सेवा का मौका मिला। तो उस सानिध्य का प्रभाव रहा कि मेरा स्वभाव वैसा गंभीर बनता गया। और उसके पश्चात की मेरी कंसंट्रेशन कहिए या किसी चीज़ की लगन थी, वह शायद उन्हीं की देन थी, उन्हीं की मेहनत की देन थी। इसके अलावा आगे बढ़ने पर हमारी सफलता के लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण मोटिवेटर होता है या मार्गदर्शक होता है, किसी और का आप में बिलीफ, कोई आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरोसा करे कि आप ऐसा कर सकते हो। तो ऐसी थी मेरी मम्मी श्रीमती उषा त्रिवेदी, वो चाहती थी कि आप प्रशासनिक सेवा में आएँ। और मेरे मौसा जी श्री अनिल मिश्रा, उनका भी ये एक मन में ख्वाब था कि परिवार का एक लड़का आगे जाए, जबकि मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊँगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ऐसा कर ले जाएंगे, तो ये भी आपके लिए एक प्रकार का मोटिवेटर साबित होता है कि वो सोच रहे हैं तो मैं क्यों। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ऋणी हूँ इन चीज़ों का, और मेरा कहना है हर एक को
इस प्रकार से अनुग्रहित होना चाहिए किसी के लिए, एक कृतज्ञता रहनी चाहिए, वही आपको मोटिवेट करता है। बिल्कुल सर, आपने जैसा कि बोला कि परिवार ने आपका बहुत साथ दिया और उनका मन था कि आप इस क्षेत्र में आए, लेकिन ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि नहीं, अब मुझे इसी क्षेत्र में आना है और तैयारी करनी है? अ, जिस समय मैं आर्मी में था और मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा था, तो इट वाज वेरी ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन। और लेकिन वहाँ रहने के बाद मुझे ये पता चला कि इस क्षेत्र की सीमाएं हैं, और जैसा मैं चाहता था कि मैं एक सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ वाले क्षेत्र में जाऊँ, तो वहाँ मेरी प्रतिभा का अधिक अच्छा उपयोग हो सकेगा। तो ये वो क्षण था जहाँ पर मुझे लगा कि किसी ऐसी सर्विस में जाना चाहिए जहाँ पर हम अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकें, पूर्णतः रिस्ट्रिक्टेड ना रहें। तो यह कारण था जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए। और तो जैसा कि आपने कहा कि नींव बचपन से ही डल जाती है, एक प्रेरणा स्रोत आपके रहे। एक क्योंकि आपने कहा कि अभी आर्मी में भी आप थे, उसके बाद फिर आपने सोचा कि सामाजिक जुड़ाव जब तक नहीं होगा तब तक हम उन क्षेत्र में नहीं जा सकते जहाँ पे हमें जाना चाहिए। तो ये जर्नी आपकी कैसी रही? क्योंकि वहाँ आर्मी से फिर आके तुरंत में इस सेक्टर में आना थोड़ा सा टफ़ होता है, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में वो टफ़ है, वो अपने आप में उसका एक दायरा है। तो फिर इधर आने का फिर कितना संघर्ष रहा वो? जी, मैं आपके इस प्रश्न के माध्यम से अपने उस परिस्थिति में खड़े युवा मित्रों को बताना चाहूँगा, जैसा कि मैं उस स्थिति में था, कि एक और आपके पास एक श्योर जॉब है लेकिन वो सीमित करता है, और एक तरफ आपके पास अनंत आकाश है, लेकिन रिस्क भी है कि आप खो सकते हैं। आप हो सकता है कि आपको दोबारा वैसा अचीवमेंट ना मिले। तो ऐसे में जो आपके मार्गदर्शक होते हैं, आपके गुरु होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका आश्रय लेना चाहिए, जो कि मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा। जैसा कि मैंने बताया, मेरे मौसा जी थे, मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि हम लोग पहले किसी एक अल्टरनेटिव कैरियर की ओर ध्यान देते हैं, जिस चीज़ में हम अच्छे हैं, जिस चीज़ में स्ट्रांग हैं। तो मैंने अपने फील्ड को साइंस की तरफ बढ़ाया। मैंने वहाँ से आने के बाद JNU से फर्दर स्टडीज़ की फिज़िक्स में, और उसके पश्चात वहाँ का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो भी PG के बाद के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे नेट JRF हो, बार्क में साइंटिस्ट के लिए भी सिलेक्शन हुआ, इन सब चीज़ों से आत्मविश्वास भी बढ़ा और सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ आई। और जब आप वही एक अल्टरनेटिव कैरियर रख लेते हैं, मैं अपने युवा मित्रों को कहना चाहूँगा, अपने परिश्रम से, तो वो आपके अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करता है, जो आपकी प्रदर्शन की क्षमता को मल्टीप्लाई कर देता है। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। कई बार आप देखते होंगे, धावक को जंप लगानी है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, अगर उसका मन डामाडोल होगा तो क्षमता में होने के बावजूद नहीं जंप कर पाएगा, और मन आत्मविश्वास से भरा होता है तो वह उसे पार कर सकता है। तो इसलिए एक अल्टरनेटिव करियर की तैयारी और बड़ों का मार्गदर्शन, चिंताओं को हटाकर एक एकाग्र होकर तैयारी करना, ये मैंने किया, जिसके परिणाम स्वरूप जैसा कि आपने बताया कि मैं DU में असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए एक करियर अपने पास सेफ था, तो मैंने इस करियर के लिए प्रयास किया। बिल्कुल सर। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल के जो युवा हैं, वो उनको लगता है कि उन्होंने एक लक्ष्य को चुना है और वो अगर नहीं प्राप्त हुआ तो फिर वो मतलब बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमेशा प्लान B आपके पास होना चाहिए, कि कहीं अगर आप डगमगाते हैं, अगर कहीं ऐसा होता है कि आप जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं अगर वो नहीं हो पाए, तो आपके पास प्लान B हो। बिल्कुल रिचा, और ये होना भी चाहिए हर छात्र के साथ कि वो अपनी तैयारी बिल्कुल करें, लेकिन उनको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। सर, आपने बोला कि आप कार्यरत थे, आप काम कर रहे थे। एक ऐसा इंसान जो कि कार्य कर रहा है और आपका एक लक्ष्य था जिसकी प्राप्ति के लिए आपने कड़ी मेहनत भी साइड बाय साइड आपने करी, आज आप इस पद पर हैं, कितनी संतुष्टि महसूस होती है, किस तरीके का अनुभव होता है? ये तो मैंने पाया उसके बाद कि जैसे मेरे अन्य साथी भी सिलेक्ट जो हैं वो भी पाते हैं कि सिलेक्शन से पहले का एक अलग अप्रोच होता है और सिलेक्ट होने के पश्चात का अप्रोच पूरी तरह अलग हो जाता है। ये एक बहुत मतलब ये जर्नी है जीवन की, चरैवेती चलते जाइए, और आप शुरू से लगता है कि अगर हम एक बार सिलेक्ट हो गया तो फिर लाइफ सेट है, फिर तो मतलब हम अचीव कर लिया। ये स्थिति कुछ दिनों तक रहती है, आपको एक संतुष्टि का भाव रहता है कि हम सिलेक्टेड हैं, बट वंस यू कम ओवर हेयर,
तो अब आपको पता लगता है कि ये एक आपको दायित्व सौंपा गया है। ये उपलब्धि तो है ही, लेकिन उपलब्धि के साथ साथ बहुत बड़ा दायित्व है। बिल्कुल। और फिर आप उस दायित्व बोध को जितना ग्रहण करते हैं, वही आपकी उपलब्धि है कि आप अपने दायित्वों से कितने अपने आप को परिपूर्ण कर लेते हैं। तो तो यहाँ आने के बाद फिर आपको दायित्व अधिक दिखाई देते हैं, और उन दायित्वों को पूरा करने में ही आपको संतुष्टि है। वो जो एग्ज़ाम में संतुष्ट पाई, वो कहीं दूर कभी कभार मन को संतोष देती, लेकिन अभी जो कम रिसोर्सेज में अपने दिए हुए दायित्वों को पूरा करना, जो अपने अधीनस्थ हैं उनका कल्याण, उनकी पर्सनल लाइफ और करियर की लाइफ में सक्सेस पूरा करना, वरीय पदाधिकारियों के दिए हुए कार्यों को सही समय पर पूरा करना, ये एक प्रकार का चैलेंज बन जाते हैं। और इनको हम कितना पूरा कर पाते हैं, इसे यही हमारा संतुष्ट का माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप दायित्व का निर्वाह करते हैं, वही आपकी सफलता होती है। बिल्कुल। कि आप अपने काम को कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपने कितने बेहतर तरीके से किया है, और आपने अपने कार्यों से कितने लोगों का भला किया है। अंततोगत्वा यही चीज़ें रह भी जाती हैं। तो आपने सर अभी महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया। महिला थाना में भी आपने मतलब पूरा उनको नंबर 1 बनाने का काम किया। तो कितना संघर्षपूर्ण रहा ये भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें आपकी भागीदारी क्या रही, और आपने अपनी भागीदारी से कितना इसमें बदलाव लाने की कोशिश करी? जी, यहाँ मैं अरवल में एसपी रहते हुए मैंने प्रयास किया कि अरवल के महिला थाना को यदि रिकॉग्निशन दी जाती है, तो ये ज़िले के लिए भी एक गर्व की बात होगी, और समाज में भी महिलाओं के प्रति एक और अधिक सम्मान का भाव बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से हमने उस महिला थाना का नॉमिनेशन जब भेजने का प्रस्ताव तैयार करने का हम लोगों ने टास्क लिया, तो सभी स्टेक होल्डर्स को, जिसमें हमारे SDPO रैंक के पदाधिकारी, सभी SHOs, महिला थाना के SHOs, और विद्यालय जो वहाँ के थे, स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके प्रिंसिपल्स, बैंक्स और जनप्रतिनिधि, इन लोगों के साथ हम लोगों ने मीटिंग्स की। उन्हें बताया इस उद्देश्य के लिए, और इसके लिए हमें क्या करना होगा। पुलिस के व्यवहार में अच्छा होना चाहिए, रिकॉर्ड्स अच्छे करने होंगे, थाने को रिकॉर्ड्स इंप्रूव करने होंगे, पुलिस को अपने व्यवहार अच्छा करना होगा। इसके अलावा थाना परिसर महिलाओं के लिए कितना वेलकमिंग है, उनके लिए कितना हेल्पफुल है, कार्यशैली में परिवर्तन, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। और जिन संसाधनों की कमी थी, मैं अरवल की जनता को और बिहार की जनता को थैंक्स करना चाहूँगा कि इस पुण्य कार्य में उन्होंने आगे से बढ़ चढ़ करके सहयोग किया, और जन सहयोग के माध्यम से बड़ी अधिक जो आवश्यकताएँ थी, सुविधाएँ थी, वो जुटाई गई। और पुलिसकर्मियों को भी मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने टीम स्पिरिट से काम किया, डे इन एंड डे आउट। परिसर की सफाई और उसकी सज्जीकरण और रिकॉर्ड्स की अपकीपिंग, उन्होंने स्पिरिट से काम किया, जिसका रिज़ल्ट हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उम्मीद तो नहीं थी कि पूरे देश में हम लोग टॉप 3 में आ पाएंगे, बट इस सहयोग के कारण अरवल का महिला थाना देश में नंबर 2 आया। और इससे ये एक प्रकार की समाज की महिलाओं के प्रति हमारी एक श्रद्धा का एक्सप्रेशन है, क्योंकि वे आधा समाज हैं और समाज को मार्गदर्शन देते हैं। सर, ये बहुत गर्व की बात है कि अरवल पूरे इंडिया में नंबर 2 पे आया। सर, अगर महिलाओं की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं को अपनी अगर कुछ टिप्स देना चाहें कि महिलाओं को सुरक्षा, या आप लोग क्या कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनको सुरक्षित महसूस होता है? इसके 2-3 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है महिलाएं स्वयं, एक कंपोनेंट है समाज, और एक कंपोनेंट है व्यवस्था या सरकार। तो सरकार और पुलिस, आप जानते हैं कि सतत रूप से प्रयास है उन्हें सशक्तिकृत करने के लिए भी, और उनको लीगल एम्पावरमेंट देने की भी। कई ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जो उन्हें इतना सशक्त करते हैं कि उनका बयान मात्र ही अपने आप में पर्याप्त सबूत है, किसी अन्य सबूत की ज़रूरत नहीं है। मैं महिलाओं से ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार के एम्पावरिंग प्रोविज़न्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में अवेयर हों और उसका सदुपयोग करें, उसे सही समय पर सही जगहों पर इस्तेमाल करें। तो ये सरकार का रोल है। समाज की बात है तो ये दूसरा रोल समाज का आता है कि समाज को जानना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ रेसिप्रोकल, हर चीज़ रेसिप्रोकेट होकर के आती है। अगर जैसे एक परिसर है, एक रेलवे स्टेशन है, अगर हर कोई उसे साफ़ रखेगा तो हमें ही साफ़ स्टेशन मिलेगा, हर कोई थोड़ा थोड़ा गंदा करेगा तो हमें ही गंदा स्टेशन मिलेगा। उसी प्रकार से समाज में
हर कोई अगर जिम्मेदारी रखता है कि हम अवेयर रहें, अपने आसपास एक भी महिला को कोई समस्या होती है तो हम उसे उदासीन ना हो, अवॉइड ना करें। इसके लिए कानूनी प्रावधान भी हैं। 166A सेक्शन आईपीसी में ऐड किया गया है, और अन्य कई प्रावधान है कि अगर किसी महिला पर किसी प्रकार का अपराध होता, किसी को ज्ञात भी होता है और वो उससे संबंधित नहीं है, तो वो ये कह करके अवॉइड नहीं कर सकता कि मैं तो अपने काम से जा रहा था, मैंने केवल किसी को होते देखा, मुझे क्या लेना देना, ऐसा अब नहीं कहा जा सकता। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो ये भावना कानून से भी है, लेकिन लोगों की स्पिरिट में भी होनी चाहिए। और आई थिंक भारतीय समाज में आरंभ से था, माना गया है कि जो स्त्री होती है पूरे समाज की होती है, इस पूरे समाज का दायित्व होता है उसे देखना। और तीसरा, महिलाओं के बारे में कहना चाहेंगे कि वे स्वयं में भी सजग रहें, जागरूक रहें, आत्मविश्वास से रहें, और किसी प्रकार का किसी फील्ड को ये ना सोचें कि वो उनके लिए नहीं है, कमतर है, और किसी प्रकार का अपराध होने पर उससे चुप ना रह जाएं, उसे किसी गार्जियन को या फिर व्यवस्था को आकर के सिस्टम। आज हम लोग बेसिक एजुकेशन पे बात करते हैं, तो क्या बेसिक डिफेंस भी उतना ही ज़रूरी है समाज के लिए? तो उस बेसिक डिफेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसके बारे में हमें थोड़ा सा मैक्रोस्कोपिक पिक्चर देखनी होगी कि किसी भी देश को का जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जिसे आप डिफेंस जो आप कहना चाह रही हैं, वो कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, और उसमें से एक है टोटल नेशनल सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब होता है कि हम जैसे वायुमंडल है जो कॉमन है सबके लिए, जैसे कि साफ़ सड़कें किसी एक इंडिविजुअल नहीं है, तो इसी प्रकार से समाज के सब लोगों को सोचना चाहिए कि हम अगली पीढ़ी के लिए या औरों के लिए क्या छोड़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जापान में बहुत अधिक है, इसी कारण जापान में एकता बहुत है। तो बिल्कुल आपने सही बात कही है कि बेसिक डिफेंस की बात होनी चाहिए। तो पहला बेसिक डिफेंस है सबका एक दूसरे के प्रति लगाव, और पहला जो नुकसान है डिफेंस को वो है एक दूसरे से उदासीनता, हट जाना, एक दूसरे को इग्नोर करना। तो ये ना करके पहले तो हम एक दूसरे का ख्याल रखें। हमारे पास कोई चोटिल पड़ा है तो अपना रास्ता छोड़कर पहले उसके लिए हम जाएं, ये टेंडेंसी हो। दूसरा बेसिक डिफेंस में आता है कि जो हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, आतंकवाद की चुनौती हुई या फिर आपदाओं से चुनौती हो गई, तो आपदा से रेस्क्यू करते समय कैसे टीम वर्क में काम करना चाहिए, मलबा हटाना चाहिए, कोई अगर गिरा हुआ बेहोश है तो कैसे उसको बचाना है, इस तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, जिस पर मेरे विचार से आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इस दिशा में कुछ कार्य किया जा रहा है। और महिलाओं को सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से अनआर्म्ड कॉम्बैट, जूडो, कराटे इत्यादि है, यह भी उन्हें सीखना चाहिए। और डिफेंस का एक बहुत बड़ा पहलू होता है इंटरकनेक्टिविटी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, वह ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ पर इंटरकनेक्टेड हैं लोग, दिल से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर डिफेंस अपने आप में स्ट्रांग होता है और सुरक्षा भी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने कि समाज में जब तक जुड़ाव नहीं होगा तब तक हम बेसिक डिफेंस की बात नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से समाज हमारा बदल रहा है, लोगों को लगता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमें क्या फ़र्क पड़ता है जो बात है ना, आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में पिस्टल, रिवॉल्वर या फिर कोई ऐसी वेपन हो ताकि आप लोगों की मदद कर सकें, ऐसा नहीं है। आप लोगों की मदद बहुत तरीके से कर सकते हैं, और ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप फ़ोन तब उठाएं जब फ़ोन किसी ऐसे लोगों को पहुंचाएं, जहां पे ऐसे लोगों को लगाएं जहां पे अगर आगे कोई आदमी तड़प रहा है, कोई मर रहा है या फिर किसी को ज़रूरत है, तो वो पहले हॉस्पिटल लेके जाएं, ना कि पहले आप सोशल मीडिया का यूज़ करें। क्यों करें? बिल्कुल ऋचा। सर, जैसा कि आपने बोला कि जो जनमानस है उसकी सुरक्षा के लिए काफ़ी कुछ कार्य होता है। अगर अभी की बात की जाए तो प्रशासन काफ़ी सक्रिय है हम जनमानस को सुरक्षा देने हेतु। लेकिन अगर पूछा जाए कि जनमानस को अपनी सुरक्षा के लिए क्या कुछ, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे, तो जैसा कि आपने बोला कि आपदा होती है तो हम सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए, तो ऐसे अगर अगर उनको कुछ बोलना होगा तो क्या कुछ बोलेंगे? हाँ, इसमें एक होता है एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल, 3 चीज़ें हैं। सो पहले आपको ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना होगा कि हम एक दूसरे को सुरक्षा दें। जब एटीट्यूड वैसा होता है जैसा किसी की नीयत हो जाती है, उसी तरह से उसके अंदर नॉलेज, और नॉलेज का परफॉर्मिंग फॉर्मेट है स्किल।
सोसाइटी में ऐसे एक्टिव वाली एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति फिज़िकली एक्टिव रहे। इसके लिए फिज़िकल खेलों को बढ़ावा देना चाहिए और गेट टुगेदरिंग के कल्चर को बढ़ाना चाहिए। सिलोज़ में आइसोलेशंस में रहना या केवल सोशल मीडिया सोशल होने का जरिया होना चाहिए, ना कि अलग हो जाने का जरिया। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे क्लब्स हों मोहल्ले स्तर पर, मिलजुल कर लोग त्यौहार मनाएं, मिलजुल कर खेल करें, चाहे सैटरडे संडे को एक क्रिकेट मैच हो गया या रस्साकशी हो गई। युवाओं और विभिन्न वर्गों के बीच में, विभिन्न आयु वर्गों के बीच में भी जुड़ाव होना चाहिए। खेल केवल युवाओं के बीच में नहीं होना चाहिए कि 15 से 25 सालों का एक ग्रुप हो गया, 45 से 50 वालों को छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। विभिन्न आयु वर्गों के बीच में भी आपस में खेल होने चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, गतिविधि होनी चाहिए। इससे भी सोशल डिफेंस मजबूत होता है। समाज के जो हमारे अनुभवी वृद्ध हैं वो ना छूट जाएं, इसका भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि वे हमारी एक प्रकार की छाया हैं और उनके अनुभव के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उन्हें भी जीवन में शामिल करें, अपने निर्णयों में शामिल करें, उन्हें आइसोलेटेड ना करें। ये भी समाज की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ऋचा, ये आज हम प्रशासन का वो रूप देख रहे हैं कि प्रशासन हमेशा अनुशासित रहती है, लेकिन इतनी ममता भरी और सारी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन अपना बिल्कुल। काम करती है। बहुत ही अच्छी बात है। कहते हैं कि हम चैन से सो रहे हैं क्योंकि वर्दी जग रहा होता है। बिल्कुल। तो सर, इसमें आप लोग का कितना प्रेशर होता है? क्योंकि जब हम बहुत चीज़ें खुलेआम कर रहे होते हैं, एक निश्चिंत तौर पे जब हम घर से निकलते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, आप लोग हमारे पीछे हैं। तो वो कितना प्रेशर रहता है आप लोगों क्योंकि के आप ऊपर? लोग तो काम कर रहे होते हैं सर। हम लोग आराम से टहल रहे होते हैं जब आप लोग काम पे होते हैं। हाँ, ये कई बार ऐसी पंक्तियाँ सुनने को मिलती हैं जिसमें एक प्रकार का अभाव का भाव दिया जाता है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग एक शपथ आधारित सेवा है। हम लोग हमें हमारी सेवा का कोई मूल्य नहीं दिया जाता, ये जो प्रतिकर नहीं दिया जा सकता। सैलरी इज़ नॉट अ प्राइस ऑफ आवर सर्विस, वी आर ओथ बेस्ड सर्विस। आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, तो हम लोग शपथ को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन को लगाते हैं और बदले में योगक्षेम दिया जाता है, वो हमारे सेवा का मूल्य नहीं होता है। और जो हम सेवा कर रहे होते हैं उसके बदले में हमें गर्व मिल रहा होता है, तो उस गर्व की अनुभूति जो कर रहा होता है उसे पता होता है। मैं अभी अपने सभी पुलिस कर्मी भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा कि जो हमें शपथ दिलाई जाती है सेवा की, देश के प्रति करने की, वो उस गर्व को जब हम महसूस कर रहे होते हैं तो सारे अभाव हम भूल जाते हैं। हाँ, कभी कभार परिवार का या उससे अपने गांव क्षेत्र में जाने की टीस है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हम बहुतों के लिए उसको पूरा करा पा रहे हैं, तो उस गर्व की अनुभूति के तले ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंपनसेट हो जाती है। हमें इस बात की गर्व की अनुभूति होती है हम दूसरों के लिए करा पा रहे हैं, और फिर किसी और अवसर पर जा कर के हम उस दायित्व को निभा लेते हैं। तो एक 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 बिरीवमेंट की भावना नहीं रहनी चाहिए, ये गर्व की भावना है। जैसे इसी गर्व की भावना के बल पर ही हमारा सोल्जर बॉर्डर पर खड़ा है, और उसी गर्व की भावना के बल पर हम यहाँ खुशी खुशी इस कार्य को करते हैं, और आपस में ही पुलिसकर्मियों के साथ ही हम अपने होली, दिवाली और त्यौहार मना लेते हैं। और किसी प्रकार का मैं नहीं चाहूँगा कि हम एक वंचित होने की फीलिंग रखें। ये तो एक दायित्व है और इसे खुशी के साथ निभाना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम किसी और के कॉज बन सकें। बिल्कुल सर। सर, आपने फ़िटनेस की बात कही। भारत सरकार द्वारा फ़िटनेस को लेकर काफ़ी फिट इंडिया को लेकर काफ़ी मुहिम चलाई जा रही है। अगर आपसे पूछूं कि फ़िट रहने के लिए क्या कुछ करते हैं आप, और कितना ज़रूरी है हमारे लिए, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सटीक और सही प्रश्न आपने किया है, और हम फिट रहना हमारे पर्सनल लाइफ के लिए भी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक फ़िज़िकल से ज़्यादा एक मेंटल रिक्वायरमेंट भी है और कंडीशन भी है। जब हम फिज़िकली फ़िट रहते हैं तो हम अपने दायित्वों को और अच्छे से अंजाम दे पाते हैं। इस ड्यूटी के साथ चैलेंज ये है क्योंकि ये एक आकस्मिकता भरी ड्यूटी होती है, जिसमें कभी भी यू हैव टू गो फॉर दैट। आपका जो रूटीन आप बनाते हैं वो कभी भी ध्वस्त हो सकता है, कभी भी आपको लंबे स्ट्रेचेस के लिए काम करना पड़ जाता है, लेकिन इसके बीच में भी इसको बनाए रखना चैलेंज है। और इसमें इसके 3-4 सूत्र हैं जो मैं अपने युवाओं को और अपने यंग साथियों को देना चाहूँगा, जहाँ तक संभव उसे फॉलो किया जाए। कि जैसा कि हमारे सीनियर्स ने भी हमको समझाया था, मैं उन्हीं शब्दों को अपनी अगली पीढ़ी के लिए बताना चाहूँगा कि खाने का टाइमिंग फिक्स रखें,
नो मैटर कुछ भी स्थिति हो, अगर वापस आकर आप प्रॉपर फूड नहीं ले सकते तो जहाँ पर हैं जैसे हैं वहीं का ही कुछ फूड लेकिन टाइम पर लिया जाए। पानी समय समय पर लेते रहें। नींद पूरी नहीं होती है तो इसका ध्यान रखते हुए कि आज कितनी नींद कम हुई है, थोड़ा उसे कंपनसेट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी आपकी कंसंट्रेशन पर असर डालती है। जहाँ रहें, ऑफिस में रहें तो भी अब ऐसी संस्कृति आ गई है कि हम लोग ऑफिस में अब खड़े होकर साइन करते हैं, ताकि जो हमें व्यायाम करने का टाइम नहीं मिलता है तो काम के साथ साथ व्यायाम, तो हम लोग स्टैंडिंग पोडियम पर फाइल साइन करते हैं। जहाँ तक संभव होता है पैदल चलने की कोशिश करते हैं। और कुछ एक हम कहते हैं ना, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो हमने अपनी कई नए ऑफिसर से सीखा जो हमसे जूनियर हैं कि वो फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सेवी हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। हम लोग संकोच कर जाते थे कई बार कि जैसे मान लीजिए हमारा रनिंग का टाइम आ गया लेकिन कोई मिलने के लिए आ गया फरियादी, या खाने का टाइम है लेकिन 3-4 और लोग हैं जिनका काम निपटाना, हम रुक जाते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं कि नहीं, वे अपने रूटीन को पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो आई हैट्स ऑफ टू देम। और मैं कहना चाहूँगा नए अफसर से भी कि फिटनेस को परस्यू कीजिए। फिटनेस इज़ गुड फॉर योर सर्विस ऑल्सो एंड फॉर योर हेल्थ, और आपको लंबी दूरी तक सेवा करने का मौका देती है। बिल्कुल सर, इस कह सकते हैं कि गुड लाइफ इज़ अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट्स अ डायरेक्शन नॉट अ डेस्टिनेशन। और गुड लाइफ के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह का ये प्रोफेशन है उसमें आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो फिटनेस होनी चाहिए। बिल्कुल सबसे कि आप जब तक फिट नहीं होंगे तब तक आप वो मुकाम तक भी नहीं पहुंच सकते हैं जहां पे आपको पहुंचना है। तो बहुत ही, और लोग बहाना मानते हैं, अरे काम है कैसे टाइम नहीं मिला। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि काम के साथ साथ कि आप व्यायाम करें, फिट भी रह लेते हैं। बिल्कुल। तो आगे हम लोग सर बात करेंगे कि आपकी इतनी फ्लक्चुएट जर्नी रही है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर DU में रहे, फिर आपने UPSC किया, फिर आप साइंटिस्ट भी रहे, और फिर आप लेखक भी हैं। तो आप अपनी मानसिक स्थिति को कैसे कंट्रोल, क्योंकि आपका जो सर्विस है वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि आप कभी भी घर से निकल सकते हैं, आप कभी भी, आपको कॉल आ सकता है, आप कभी भी जा सकते। उस कंडीशन में एक मानसिक संतुलन किस तरीके से आप बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, एक मानसिक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर आप कैसे करते? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनको लगता है कि अरे हमने एक काम कर दिया, अब तो उनकी ज़िंदगी अब हो गई, अब दूसरा उनसे कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं तो बड़े विनम्रतापूर्वक यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में मैं अपने सीनियर्स को देखता हूँ। जैसे जब मैं आर्मी में था तो शुरू में जब फिज़िकल दौड़ होती थी 14 किलोमीटर की, तो वो एक प्रकार से असंभव सा लक्ष्य लगता था कि ये तो नहीं हो पाएगा जस्ट जाने के बाद। लेकिन किसी सीनियर ने बताया कि कुछ नहीं करना, केवल आगे जो दौड़ रहा है उसके आप शूज़ को देखते जाइए, उसी पर ध्यान लगाए रखिए और आपका रास्ता कट जाएगा। वही मैंने किया। तो इस क्षेत्र में भी हमसे भी ज़्यादा त्यागी लोग हैं, और हम इस महात्यागियों के इस समुच्चय के एक उलंग हैं। अपने से सीनियर्स को जब हम देखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है कि कैसे वे दूसरों के लिए लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा फिर भी स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। रामचरितमानस की बहुत सारी चौपाइयाँ हैं जो मैं इसके लिए प्रेज करती हैं। जैसे जब हम इस सर्विस में आने के बाद अपने घर परिवार से टूट गए, उजड़ गए, तो घर जाने का बहुत कम मौका मिलता है। उस बचपन में उस जगह जाने का बहुत बार मन करता है। तो पिताजी हमारे कहते हैं कि एक रामचरितमानस की चौपाई कि जहाँ बसऊ तहाँ सुंदर देसु, और वहीं अवध नरेसु। तो जहाँ बसें उसी को ही अपना घर मान लेना चाहिए। तो इस लाइन ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि फिर मैं अपने मन को यहाँ लगा सका। इसी तरीके से जब हम इस सर्विस में आ गए तो सर्विस के लिए फिर जीना है, ऐसा सोचना है। बहुत सारी कंडीशंस को पहले से ही अज्यूम कर लेना है कि कुछ भी हो सकता है। और कई बार तो ऐसा दौर आता है कि सोचते हैं अभी कठिनाई यहाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर आ जाती है। तो ऐसे में फिर अंदर से फीलिंग आती है कि अब हम कठिनाई को ही एंजॉय करते हैं, उसी को कहते हैं चलिए अब और आने दीजिए। मान लीजिए अब ड्यूटी एक ऐसी जगह पर लग गई और वहाँ पर पता चला कि अभी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तभी पता चला कि कुछ और समस्या आ गई। तो फिर एक तरह से मन को खुशी होती है कि चलिए हमारे चैलेंज, हमारे मेटल की, हमारी क्षमता की परीक्षा हो रही है। वी टेक इट दिस वे ऑल्सो सर। जी सर। तो ये चीज़ें हमें प्रेरित करती हैं। और मेनी टाइम्स इट फील्स कि मे बी इसीलिए हमें चूज़ किया गया है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही आपको यू हैव टू राइज अप टू द ओकेजन।
तो एक सीमा के पश्चात ये चीज़ें हमें मोटिवेट ही करने लग जाती हैं। सर किस बात से लगता है ना कि जो चौपाई सर ने कही, हमने सुना है कि सर साहित्य की ओर भी सर का रुझान है, आप कविताएं भी लिखते हैं सर, अगर कुछ कविताएं अगर सुनाना चाहेंगे तो क्या सुनाएंगे? जी, कई बार हमें रेजिलियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मतलब गिर कर के फिर उठना है या कष्ट की सिचुएशन से पार करना, ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं परिस्थितियों में अगर कोई कठिनाइयों से अगर उबारना सिखाना भी हमारा बड़ा दायित्व होता है, अपने जूनियर्स को हम सिखाएं। तो उसी उद्देश्य से मैं अपने युवा साथियों को एक अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कठिनाई और परिश्रम को वो एक आभूषण की तरह से लें, बिकॉज़ ये हमें हमारी कैपेसिटीज़ को, हमारी क्षमताओं को बढ़ाती हैं। तो उस पर कुछ पंक्तियाँ हैं कि मैंने स्वेद को श्रृंगार माना, स्वेद अर्थात पसीना, मैंने स्वेद को श्रृंगार माना, छाँव का ना ठाँव खोजा, कोई आराम की पोस्टिंग नहीं खोजी। मैंने कष्ट को सुखसार माना, सुख का ना कोई गांव खोजा, और इसकी ही बदौलत जबकि बादल फट पड़े थे, यानी बाढ़ आ गई थी, और इसकी ही बदौलत जबकि बादल फट पड़े थे, बाजुओं ने जोर मारा, ना कि नाविक नाव खोजा। अपनी क्षमता से ही हम उसको पार कर गए। डर ने हमको था सताया, इस कदर की मर गया डर। जब हम बार बार चुनौतियों का सामना करते हैं, प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, चाहे आर्थिक हों चाहे करियर की हों, तो डर ने हमको था सताया इस कदर कि मर गया डर। अब तो बस नाजुक खिलौने लगते हैं ये तेगो खंजर। था मुकाबिल जबकि दुश्मन, हमने ना कोई ढाल ढूंढी, कर कलेजा और पत्थर छातियों पर घाव खोजा, हमने ना कोई छाँव खोजा। तो जितनी कठिनाइयाँ आती जाती हैं वो हमारी क्षमता को बढ़ाती जाती हैं। हमें उसको फेस करना चाहिए अपने सीनियर्स की मदद से, अपने स्पिरिचुअलिटी की मदद से, अपने परिवार की मदद से, तो हमारी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं। दैट इज़ हाउ वी यूटिलाइज दीज डिफ़िकल्टीज इन आवर लाइफ। सर हम बात आपसे बहुत सारी जानकारियाँ ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, परिवार का बहुत समर्थन बहुत ज़रूरी होता है। आपके परिवार ने आपका बहुत समर्थन दिया, ऐसे अभिभावकों को क्या बोलना चाहेंगे जिनके बच्चे इस तरह की तैयारी करें या किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, या आपके साथ आपका परिवार का साथ कितना रहा? मैं अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि एक बहुत सिंपल फिज़िक्स का रूल है। मैं फिज़िक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर था कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका जो वेलोसिटी है वो ऐड हो जाता है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी का। तो इसी प्रकार से अगर हम अपने पेरेंट्स की मोटिवेशन को पा लेते हैं तो हमारा अपना मोटिवेशन कई गुना आगे बढ़ जाता है। वो हमें मिल सकता है उनके प्रति श्रद्धा रखकर, उनकी सेवा करके, तो ऑटोमेटिक मिल जाता है। ये एक औपचारिक नहीं होता है। और मैं इसलिए पीढ़ी से कहना चाहूँगा, नई पीढ़ी से, कि अपने पेरेंट्स की सेवा उसी निश्चल भाव से कीजिए जिससे कि आपको इन्नेटली अंदर से वह बल मिले। जैसे कि मुझे याद है मेरी मम्मी श्रीमती उषा त्रिवेदी मुझे लेने के लिए जब आर्मी में गई तो मैंने बताया कि मुझे लग रहा था कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि इस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड क्लास 1 ऑफिसर के करियर को छोड़कर जो जा रहा हूँ दोबारा ऐसी अचीवमेंट पा सकूँ कि नहीं। तो मम्मी के शब्द थे कि कोई बात नहीं, अब विचलित मत हो, अगर और कुछ नहीं होगा तो मुझे पक्का भरोसा है यहाँ से छोड़ने के बाद तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर तो बन जाओगे। उसमें लेक्चरर पद कहलाता था, असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन मुझे विश्वास नहीं था अंदर से, उनका विश्वास। और हाँ, और उसके बाद ऐसी परिस्थितियाँ बनती गई कि मेरा वास्तव में परमानेंट में सिलेक्शन हो गया और मेरी आंखों में आंसू हो गए। मैं अंदर से व्यक्त नहीं कर सकता कि कैसे हुआ। एंड इट वॉज तो इसीलिए मेरा कहना है कि अपने अभिभावकों से जुड़े रहें और उनके प्रति सच्चे बने रहें। यदि उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा तो इट विल बी लाइक इननेट मोमेंट, जो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आपकी इंटेलिजेंस से बियॉन्ड है। तो इसको रखिए। मेरे पिताजी श्री कृपा शंकर त्रिवेदी जी, वो भी मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे। हमने उन्हें देखा किस तरह से उन्होंने कष्ट उठा करके हम लोगों को एजुकेशन के लिए काम किया। तो वो चीज़ें आपको बिना कहे मोटिवेट करती हैं और इसमें क्षीणता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप मोटिवेशन के लिए इधर उधर कई जगहों पर मोटिवेशन के लिए लेने जाते हैं, इट्स जस्ट लाइक टेकिंग सप्लीमेंट्स।
लेकिन उसको सप्लीमेंट की क्या ज़रूरत है जो बेसिकली अपनी बेसिक्स से जुड़ा हुआ है। तो अपने बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने पेरेंट्स के ज़्यादा क्लोज रहिए। उनके आशीर्वाद से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ वो चाहते हैं और आप। बिल्कुल। और अभी बहुत सारे बच्चों में ये भी है कि अभिभावक साथ हों तो एक अलग हौसला मिलता है। कभी-कभी होता है एक भरोसा होना होता है, भरोसे पे खरे उतरना। तो पेरेंट्स का जो आशीर्वाद है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बच्चों में हमने बहुत देखा है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को लेके उनका जो कन्फ्यूजन है यूपीएससी को लेके वो बहुत ज़्यादा होता है कि हम अगर इंग्लिश मीडियम से करेंगे तो ज़्यादा हो सकता है, हिंदी मीडियम से करेंगे तो कहीं हम फिसल ना जाए। तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि भाषा केवल एक माध्यम है एक्सप्रेस करने की। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान थोड़ा बहुत रहना चाहिए, लेकिन जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनमें भी भरपूर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर बैठे हुए जो सिलेक्टर्स हैं वो भी आपके अंदर व्यक्तित्व ढूंढ रहे हैं, किसी भाषा का जो मोहताज नहीं है। आर्मी में भी यही पद्धति अपनाई जाती है कि अगर आपकी भाषा इंग्लिश टूटी फूटी भी है, बट यू आर हिटिंग द पॉइंट, आपके अंदर वो करेक्ट आंसर देने की क्षमता है, वो करेक्ट क्षमता आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो भाषा आपकी बात में सुधार लेंगे, दे सिलेक्टिव। इसी तरह से यूपीएससी में भी है, आप किसी भी भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ तक कि मैं आपके माध्यम से ऐसे छात्रों को कहना चाहूँगा कि जिनकी स्कूलिंग उतनी अच्छी नहीं रही है, उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अब उनमें बोध आ गया है, उनके लिए भी यूपीएससी है और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसका आपके बैकग्राउंड से नहीं, आपके वर्तमान से, कि ये जो पेपर है इसके लिए आपने कितनी सिंसियरिटी से के साथ पढ़ाई की है। तो मैं उनसे भी नौजवान छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि अपने बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा था तो इसे पॉजिटिव वे में लें, अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड ख़राब था तो इसको आप एक एक्सपीरियंस के वे में लेंगे। जिसने जितनी ज़्यादा चोट खाई है वो उतना ही गंभीर होकर के तैयारी करेगा। दोनों ही स्थिति में आप यूपीएससी के लिए तैयार कर सकते हैं। और ये फील्ड हाई इंटेलिजेंस के लिए नहीं है, एवरेज वालों के लिए भी है। और इसमें बस सातत्य चाहिए, कॉन्टीन्यूस तैयारी कीजिए। जैसा मैंने बताया, पेरेंट्स के प्रति आपका जो भाव है वो आपकी क्षमता को बताता है, ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। और सीनियर्स के प्रति रिस्पेक्ट रखिए, जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं उसे एकनिष्ठ भाव से देखते रहिए। बहुत सारी चीज़ें इससे आ जाती हैं। समय का प्रबंधन पर मैं कुछ बताना चाहूँगा, अगर आप अनुमति दें। बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे सर। युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है इसकी तैयारी के लिए और इवन करियर के लिए। तो एडवांस में हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। जैसे कि स्ट्रेंथ हो सकती है कि एक बार पढ़ने पर मुझे याद हो जाता है, या ये वीकनेस हो सकती है कि नहीं, मुझे जब तक 3 या 4 बार नहीं पढ़ता हूँ उसको तब तक याद नहीं होना चाहिए। ये डिटेक्ट होना ज़रूरी है। सपोज़ मुझे 4 या 5 बार पढ़ने पर ही याद होता है, ये मुझे पता लग गया है, तो उसी हिसाब से मुझे अपना शेड्यूल बनाना है कि आज अगर मैंने एक सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल पॉलिटी या ज्योग्राफी को पढ़ा है, तो अपने टाइम टेबल में रख लेना है कि फिर अगले वीक की इस तारीख को इसी को पढ़ूंगा, फिर 3 हफ्ते बाद इसको पढ़ूंगा और 4 हफ्ते बाद, और आप पाएंगे आपको याद हो जाएगा। इस तरह की प्लानिंग ज़रूर करनी है, कस्टमाइज्ड। ऐसा ना हो कि मेरा साथी तो एक बार पढ़ता है फिर अगले दिन उसने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैं भी उसी तरीके की पैटर्न को अपनाऊंगा, तो यहाँ आप गलत हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी ज़रूरतों को देखते हुए, अपनी याददाश्त क्षमता कैसी है, ग्रास्पिंग क्षमता कैसी है। हो सकता है मेरी भाषा कमज़ोर है, तो मुझे क्या कोई नया वर्ड मिल गया, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में ओरोजेनेसिस वर्ड मिल गया, मैं नया छात्र, मुझे नहीं पता, तो मैं डिक्शनरी पढ़ूँ, देखूँ ओरो का मतलब माउंटेन, जेनेसिस मतलब उसका उत्पन्न होना। यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप तैयारी कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। कठिन लगता है तो बार बार पढ़िए, और इससे आपका रास्ता क्लियर होता जाएगा और आप सिलेक्ट होंगे। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसा करते हुए अपने अधीनस्थ कई कांस्टेबल्स को इसी तरह मोटिवेट किया, एंड दे गॉट सिलेक्टेड इनटू सब इंस्पेक्टर्स। वो बहुत ही वीक बैकग्राउंड से थे। डीयू में भी असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए जिनके 38% मार्क्स होते थे, उनको भी हमने इसी वे में बताया, एंड दे गॉट सिलेक्टेड एट गुड प्लेसेस। तो मेरा इसी प्रकार से सभी छात्र समुदाय से कहना है कि अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और स्टेप बाय स्टेप बढ़ें, निरंतरता से बढ़ें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से बताया कि यूपीएससी की तैयारी के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर एक छात्र जो तैयारी करता है यूपीएससी की, उसको डेली दिनचर्या के रूप में कितना टाइम देना चाहिए जिससे वो अपने आप को उसके लिए तैयार कर सके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। यहाँ हमें उल्टा चलना चाहिए कि सोने का समय फिक्स कर लेना चाहिए
पढ़ने का और किसी चीज़ का कोई समय फिक्स नहीं करना है। सोने के मिनिमम 6 घंटे, और बेटर है कि आप 10:30 से 4:30 सोएं और 4:30 बजे या 5 बजे से पढ़ना आरम्भ करें। पढ़ते पढ़ते आपको अगर बोरिंग फील होता है, थकावट फील होती है, तो उसके लिए कोई दूसरा या तीसरा रुचिकर सब्जेक्ट रखे रहें। तो उसके लिए आराम नहीं करें, रुचिकर सब्जेक्ट लें। जो चीज़ कठिन लगती है उसको इमोशन या प्रेस्टीज का इशू न बनाकर उसे राउंड कर लें, उसे बाद में पूछें, फ्लो के साथ उसको पढ़ते रहें। जो चीज़ भी पढ़ें उसको कुछ दिनों के बाद क्वेश्चन की फॉर्म में ज़रूर अपने से ही क्वेश्चन करें। मान लीजिए आपने किसी हिस्ट्री के बारे में कोई चीज़ फैक्ट पढ़ा है, तो तुरंत ही एक क्वेश्चन अपने मन में बना लें कि ये कब हुआ था, ये घटना कब हुई थी। प्रश्न की फॉर्म में पढ़ें। चौथा है क्वेश्चन पेपर को बीच बीच में निहारते रहें। वो एक अच्छे एक डिगर का काम करता है, एक फावड़े का काम करता है कि वो नॉलेज आपके काम कितनी आएगी। तो प्रश्न पत्र को समय समय पर देखते रहें, वो आपकी बुद्धि को ऐसा बनाएगा। और सोशल मीडिया और मोबाइल पर नियंत्रण रखें, उसका एक अपने पास लॉग रखें। दैट इज़ वेरी इफेक्टिव टूल। आप जब देखेंगे आप ऐसा करेंगे। कई बार आपके ऊपर दबाव रहता है कि मित्र और रिश्तेदार कहते हैं आपने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है, उसका भी तरीका है। आप हमें हफ्ते में 2 बार फ़ोन कीजिए, उनकी 5 फ़ोन अवॉइड करके 6ठी बार उनको कॉल कीजिए। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप समय को सेव कर पाएंगे और रियली उनको एक अचीवमेंट दे करके गर्वान्वित कर पाएंगे। बिल्कुल सर आपसे बात करके और इतनी सारी जानकारियाँ लेके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपका हमारे बिहार विधान में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, कैसा लगा आपको आज का हमारे यहाँ कार्यक्रम, ये हमें ज़रूर पत्र लिख करके बताएं। और पत्र लिखने के लिए ले लें कलम और पेपर और लिख लें हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddk patna@gmail.com।